हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज हम सीखने वाले हैं विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक है अपना अपवर्तन रिफ्लेक्शन के विषय में। सबसे पहले हम लोग प्रयोग से इसे समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप हमारे हाथ में ये कटोरा देख रहे होंगे और ये पत्थर। दूसरी चीज़ मैं लेने वाला हूँ ये बोतल पानी। यह प्रयोग आप अपने घर पे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको एक कटोरा लेना है और इसमें इस तरह से पत्थर को रख देना है। अब पत्थर को रखने के बाद इस कटोरे में आपको कटोरे को इस तरह से एडजस्टमेंट मैं करने जा रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन से देखने पर यह पत्थर आपको दिखाई न दे। अब मैं क्या करूँगा, इस कटोरे के अंदर मैं अपनी बोतल से इसमें पानी डालूंगा। आप इस प्रयोग को ध्यान से देखिए। तो मैं इस कटोरे में पानी डालना शुरू कर दिया हूँ। अभी एक जादू सी घटना घटित होगी। जो पत्थर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब ध्यान से जरा देखिएगा, वह पत्थर अब धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगा होगा। ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो ऐसी घटना घटित हो रही है जिससे कि पत्थर जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, वह पत्थर कटोरे के अंदर अब हमें विजिबल होने लगा, दिखाई देने लगा है। तो इसी का घटना का पता करने के लिए हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे उसे हम देख रहे हैं। आइए एक दूसरे प्रयोग के माध्यम से और इसे समझते हैं। देखिए, मैं एक कप कांच का ग्लास लेता हूँ। इस कांच के ग्लास में मैंने पानी डाल रखा है। अब मैं इस कांच के ग्लास में एक पेंसिल डाल रहा हूँ। जरा ध्यान से इसे आप देखिएगा। जैसे आप पेंसिल मैंने डाला इसमें, तो देखेंगे कि पेंसिल बेल्ट हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसी का पता करने के लिए हम लोग ये सारा प्रयोग कर रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अपने तीसरे प्रयोग की ओर। मैं एक दफ्ती लेता हूँ जिसमें मैंने 2 एरोज बना रखे हैं और ये दोनों एरोज एक ही डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट। अब राइट दिशा में है। अब मैं क्या करूँगा, कांच के ग्लास को इस एरो की तरफ ले जाऊँगा। जरा ध्यान से देखिएगा कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही आप कांच के ग्लास को एरो की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे कि आपका एरो लंबा और विपरीत डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट दिखाई देने लगेगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसी का पता करने के लिए हम लोग इतने प्रयोग किए। अब हम लोग समझ चुके हैं कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये परिघटनाएं घटित हो रही हैं। मैं अब आपको ले चलता हूँ आपके थ्योरी के क्लास में और वहाँ समझाता हूँ आखिर ये ऐसा क्यों हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने थ्योरी पर। तो चलिए विद्यार्थियों, अपनी थ्योरी पर जाने से पहले हम एक प्रयोग और देखेंगे। इस प्रयोग में हम लोगों ने एक टार्च और एक कांच का गुटका ले रखा है। आप देख रहे हैं कि मैं टार्च को जब जला रहा हूँ तो ये प्रकाश की किरण जो कांच के सरफेस पर पड़ रही है गुटके पर, उसे इस सीधे मार्ग से निकलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि यह उस सरफेस से मुड़ करके नीचे की तरफ घूम गई है। आखिर ये क्या हो रहा है? यानी इस प्रकाश की किरण के साथ ये क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हो जिस बिंदु पर ये गिर रही है उस पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं और इस अभिलंब की ओर आप देख रहे हो ये प्रकाश की किरण घूम जा रही है या झुक जा रही है, जबकि इसे आपके पीले वाले मार्ग जो एरो दिखाई दे रहा उस दिशा में निकलना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि आपका जो कांच का गुटका है वह से प्रकाश की किरण जो मुड़ रही है, तो इस मुड़ने की घटना को आप प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए हम इसे परिभाषा के स्वरूप देखते हैं और थ्योरी के रूप में हम लोग समझते हैं इसके। तो जब प्रकाश की किरणें एक समांग पारदर्शी माध्यम से, समांग पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है उस पदार्थ की डेंसिटी एक समान हो, और दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप देख सकते हो कि जो ये एक माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम आपका ये कांच का गुटका है। इसमें जो वायु है उसे हम लोग विरल माध्यम और जो कांच है उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम कैसे जाने कि किसे हम विरल कहेंगे और किसे सघन कहेंगे? तो इसको जानने के लिए हमें करना क्या होगा
कि दो पारदर्शी माध्यमों का उपयोग करना होगा और उनके सापेक्ष में हम लोग सघन और विरल माध्यम को समझ पाएंगे। तो चलिए, ये जो आप कांच का गुटका देख रहे हैं और जो ये वायु है, वायु को हम विरल माध्यम रेयर मीडियम बोल रहे हैं और कांच का गुटका जो है इसे हम लोग सघन माध्यम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? वायु विरल क्यों और कांच सघन क्यों? क्योंकि आपका जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है उसे हम लोग विरल माध्यम, और उसी के सापेक्ष दूसरा जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश की स्पीड पर हम बता सकते हैं कि यह विरल माध्यम है या सघन माध्यम है, वह भी दो वस्तुओं को सापेक्षता में तुलना करने के बाद। तो चलिए विद्यार्थियों, एक प्रयोग करके और देखते हैं। ये जो आपकी सड़क दिख रही है, ये सड़क विरल माध्यम मान लेते हैं, जो स्मूथ है एकदम। और जो ये आपका गड्ढा है, ये गड्ढा सामने जो दिखाई दे रहा काला सा, इस गड्ढे को हम लोग सघन माध्यम मान के चलते हैं। सामने आप देख सकते हो कि गाड़ी का पहिया दिखाई दे रहा है और इस गाड़ी के पहिए को हम एक पहिया इस कीचड़ में और दूसरा उस जो स्मूथ रोड है उस पर ले जाएंगे। जैसे ही गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में पड़ेगा और दूसरे वाला पहिया जो स्मूथ रोड पर है, साफ सुथरी रोड पर है, तो इन दोनों के पहिए की जो गति होगी इसमें परिवर्तन होगा। यानी जो कीचड़ वाला पहिया है उसकी गति क्या होगी? धीमी होगी, और जो स्मूथ रोड पर है उस की गति ज़्यादा रहेगी। तो आप ज़रा अनुमान लगाओ कि ये जो स्मूथ वाला रोड है वो हम विरल माध्यम मान लिए हैं और जो कीचड़ वाला पार्ट है उसे सघन माध्यम मान के चल रहे हैं। तो ये जो सामने वाला पहिया है इसकी गति धीमी होगी और जो रोड पर पहिया है उसकी गति उतनी ही बनी रहेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यह गाड़ी किस दिशा में उड़ेगी। तो अगर आप देखोगे कि जिसकी गति धीमी होगी तो कार उसी दिशा में क्या होगी? आपकी टर्न हो जाएगी। तो आप ये जो गाड़ी है इस तरह से आप देख सकते हो टर्न होगी, मुड़ जाएगी। अब कुछ इस तरह की फिगर आप देख सकते हो कि इस तरह से फिगर बन जाएगा गाड़ी के मुड़ने की। अब आप ध्यान से देखते रहो, अभी एक पहिया कीचड़ में है और दूसरा स्मूथ वाले रोड पर है और इस तरह से आपकी गाड़ी मुड़ गई। सेम चीज़ें प्रकाश के साथ भी ऐसी ही होता है। अब देख सकते हैं कि ये सीधी वहाँ से चली, इस तरह से जो गाड़ी को सीधा निकलना चाहिए था वो नहीं निकली, यहाँ से टर्न होकर निकल रही है। और अब जो ये वाला पहिया है ये क्या होगा? आपका कीचड़ से बाहर आएगा। जैसे ये कीचड़ से बाहर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? तेज़ होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो आप बता सकते हो कि अब गाड़ी किस दिशा में मुड़कर जाएगी। क्योंकि दूसरा वाला पहिया अब कीचड़ में है और पहला वाला पहिया अब कीचड़ से बाहर है, तो इसकी गति बढ़ जाएगी और दूसरे वाले पहिए की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गाड़ी कुछ यूँ मुड़ करके, जैसे आप चित्र में अभी देख सकते हो कि गाड़ी अभी सीधी है जहाँ से मुड़ी थी, अब गाड़ी कुछ यू टर्न लेकर के मुड़ेगी। यानी वो इस तरह से, चूँकि दूसरा वाला पहिया कीचड़ में आ गया है तो गाड़ी कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी। सेम यही क्रिया आपके प्रकाश के साथ भी होता है। आपने पीछे प्रयोग में देखा कि जो प्रकाश की किरण इस तरह से मुड़ रही थी, सेम अब वो सीधी रेखा में देखी जा रही है। तो जो प्रकाश के साथ भी यही काम होता है, क्योंकि प्रकाश का वेग अलग अलग समांग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कुछ और था और ये कीचड़ मान लें सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग कुछ और हो जाता है। तो इसलिए गाड़ी देखिए किस तरह से टर्न खाई है और फिर सीधे आई है। तो दूसरा वाला पहिया जो कीचड़ में था वो जैसे ही बाहर आया है और उस साइड वाला जो स्मूथ रोड पे था वो कीचड़ में ही चला गया, तो अब गाड़ी कुछ इस तरह से टर्न होकर के आगे निकल जाती है। अब हम समझेंगे कि विरल माध्यम, रेयर मीडियम और सघन माध्यम यानी आपका डेंसर मीडियम क्या होता है। इसको परिभाषित कैसे करें, हम कैसे समझें कि किसे सघन और किसे विरल माध्यम कहेंगे। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो वायु में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है, जबकि
आपकी जो कांच होती है उसमें प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है हम उसे विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है हम उसे सघन माध्यम मानते हैं। आप देख सकते हो कि कांच के गुटके का प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है, तो इसलिए वायु जो है विरल माध्यम रेयर मीडियम कहलाएगी, और जो कांच का गुटका है वो सघन माध्यम कहलाएगा। अब यहाँ से टार्च से फिर देखिए मैं एक प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है कि किस तरह से प्रकाश की किरण चल रही है। अब हम गाड़ी का जो उदाहरण लिए थे उस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश की वेव को चलाते हुए दिखाएंगे। जो ये प्रकाश की किरण मुड़ रही है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है। तो मैं अब इसका वेव दिखा रहा हूँ कि इसका वेव कैसे होगा और ये किस तरह से मुड़ेगी और कहाँ इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है और कहाँ पर कम हो रही है। हम लोग इसका नाम रख लेते हैं A, B, C और D। A, B, C और D का नाम रख लिए जो सरफेस पर गुटके के सरफेस पर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो इसका हमने नाम रख लिया A, B और C और D। अब मैं यहाँ से प्रकाश की वेव को चलाता हूँ। अब प्रकाश की वेव जब मैं चलाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो कांच के गुटके से किस तरह से मुड़ी है प्रकाश की किरण। तो एक बार आप जरा ध्यान से इसे देखें कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब कांच के सरफेस पर ये वेव आ रही है तो जो वेव कांच के अंदर प्रवेश कर रही है उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वह A की तरफ मुड़ रही है, और जो अभी कांच के गुटके से बाहर थी उसका वेग वही बना रहा है। और ये जैसे ही दोनों जो वेव्स हैं कांच के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो फिर सामान्य तौर पर आप देख सकते हो कि सामान्य तौर पर इनकी जो वेग है वो सामान्य हो जाती है। यहाँ जो A बिंदु है, इस A बिंदु पर जो वेव है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सरफेस पर ठीक है, लेकिन जैसे आगे बढ़ी है तो उसके वेग में कुछ अंतर आया है, तो इसलिए उसका जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गई है, यानी उसी गाड़ी की तरह मुड़ गई है, जिसे हम लोग सघन माध्यम मान रहे हैं कांच के गुटके को। यहाँ पर आपकी जो देख रहे हैं कि ये A की दिशा में थोड़ी सी बेंड हुई है, हाँ A की दिशा में बेंड हो रही है, और यह B देख रहे हैं, B वाला जो स्पीड है वो अभी वही बना हुआ है, लेकिन जैसे B वाला भी स्पीड अंदर प्रवेश कर जाता है तो आप देखेंगे कि B वाली थोड़ी सी मुड़ी हुई और फिर आगे चल करके सीधी हो जाती है। यहाँ आप नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आप देखते रहो कि किस तरह से वेव मुड़ रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो नीचे C वाले पार्ट पर जो वेव है वो जैसे बाहर आ रही है तो इसकी स्पीड तीव्र हो जा रही है, और जो कांच के गुटके के अंदर वेव्स है उसका जो वेग है वो अभी वही कम है, बना हुआ है। तो वो देख रहे हैं कि इस तरह से D की तरफ मुड़ रही हैं। ये वेव्स किधर मुड़ रही हैं? D की तरफ मुड़ रही हैं। तो ये D की तरफ मुड़ करके कुछ इस तरह से दिशा में मुड़ती हुई निकल जाती है। तो सेम जो हम लोग गाड़ी का प्रयोग किए थे सेम उसी प्रयोग को हम लोग ये दोहरा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रकाश जब एक सघन माध्यम से पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में ऐसा बदलाव क्यों होता है। तो आप यहाँ बातें समझ रहे होंगे कि यहाँ देख सकते हैं जो ये वेव्स है जैसे बाहर आई जिसका वेग अधिक हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रही है, और जैसे ही दोनों बाहर आ जा रही हैं वैसे ही देख रहे हैं मुड़ने के बाद सीधे निकल जा रही हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हम लोग ये प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि विज्ञान को हम लोग करके सीखें और अच्छे से समझ पाएं कि वास्तव में प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है, हमारी प्रकाश की किरणें इस तरह से अपने रास्ते क्यों बदल देती हैं, वो सीधी रेखा में क्यों नहीं निकल पाती हैं जब एक समांग पारदर्शी माध्यम से प्रकाश दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। तो मैंने इस पर टार्च की लाइट पर आपको वेव भी बना करके दिखा दिया है ताकि आपको बातें बिल्कुल समझ में आ जाए। ये जो कांच का गुटका है वो आपका सघन माध्यम होगा, क्योंकि कांच के गुटके में प्रकाश का वेग कम होता है और जबकि वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आइए एक और प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं सामने से आ रही एक गाड़ी है जिसके सड़क के बीचों बीच में ये कीचड़ रखा हुआ है, ये सीधी रेखा में आ रही है। जब ये सीधी रेखा में आएगी
तो ये दोनों पहिए एक साथ कीचड़ में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही एक साथ कीचड़ में प्रवेश करेंगे तो ये दोनों की गति क्या होगी, एक साथ धीमी होगी। इसलिए गाड़ी न तो लेफ्ट न तो राइट किसी तरफ मुड़ेगा नहीं, सीधी की सीधी गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करेगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो दोनों पहिए एक साथ कीचड़ में प्रवेश कर रहे हैं। अगर एक साथ कीचड़ में प्रवेश करेंगे तो दोनों जो आगे वाले पहिए होंगे उनका क्या होगा, उनका वेग कम होगा एक साथ। इसलिए न तो गाड़ी लेफ्ट और न तो राइट नहीं मुड़ेगी। इसी तरह से जब प्रकाश की किरणें सीधे 90 डिग्रीज पर किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरते हैं तो वह भी सीधे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। उनके भी मार्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जाता है कि गाड़ी की दिशा में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आपको भी ये समझ लेना है कि अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वह निश्चित रूप से वह सीधे निकल जाएगी अगर हम उस पर लंबवत डालें। यहाँ ये प्रयोग देख सकते हैं, कांच का गुटका मैंने लिया है, ये विरल माध्यम है रेयर, और यहाँ पर मैं जो टार्च है उसको सीधा कर रखा हूँ। जो टार्च है उसको सीधा कर करके अब मैं क्या करूँगा, इस पर प्रकाश की किरण को डालूंगा। आप देखेंगे कुछ आश्चर्य कर देने वाली बात, अभी तक जो प्रकाश की किरण मुड़ रही थी वो अब मुड़ेंगी नहीं, अब सीधे निकलने की कोशिश करेंगी। तो आप इसको इस प्रयोग को घर पर भी करके देख सकते हैं कांच के गुटके के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम एक लंबवत रूप में प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं तो देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग में निकल जा रही है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण की जो वेव्स है, दोनों साइड की जो वेव्स है वो एक साथ कांच के गुटके में प्रवेश कर रही है। ये हमने इसका नाम रख दिया A, B और C और D। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में जब ये प्रकाश की किरण कांच के गुटके में प्रवेश करेगी तो दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये क्या होंगे, गति एक साथ क्या होगी, धीमी होगी। जब गति एक साथ धीमी होगी तो वो प्रकाश की किरण न तो लेफ्ट न तो राइट, यानी न तो A की तरफ न तो B की तरफ मुड़ेंगी। और जैसे ही यहाँ आप A और B से ये वेव्स चल रही हैं तो देख रहे हैं कहीं मुड़ नहीं रही है, नहीं मुड़ रही है, सीधी निकल रही है। और C और D पर देख सकते हैं कि और C और D पर जो ये वेव्स होंगी वो एक साथ सघन माध्यम से फिर से विरल माध्यम में आएंगी तो दोनों की जो स्पीड होगी एक साथ बढ़ेगी। जब दोनों की स्पीड एक साथ बढ़ेगी इस वजह से ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, सीधी निकल जाती है। लेकिन अगर हम इसे किसी एंगल से डालते तो निश्चित तौर से आपने पीछे देखा कि वो मुड़ जाती और उस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या करते थे, प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि A, B पर एक साथ दोनों लेफ्ट और राइट दोनों वेव्स प्रवेश करती है। वायु जो विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, आप समझ सकते हैं कि वायु जो है विरल माध्यम है और जो ये कांच का टुकड़ा है वो सघन माध्यम है, तो डेंसर मीडियम जिसे हम लोग कहते हैं। तो आगे हम प्रयोग करके देखने वाले हैं, प्रयोग के माध्यम से ही हम लोग जो है इन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक एंगल से जब प्रकाश की किरण को डाल रहा हूँ तो यह मुड़ रही हैं। क्यों मुड़ रही हैं, अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब किसी एंगल से हम उठा करके इसे डाल रहे हैं तो जो पहले कांच के सरफेस पर प्रवेश करेगी वो उस साइड की जो वेव्स होगी की जो गति होगी वो कम होगी और दूसरे वाली ज़्यादा होगी। इसलिए प्रकाश की किरण इस तरह से देखना नीचे की तरफ मुड़ गई। और यहाँ पर जब दूसरे सरफेस से बाहर निकल रही है तो जो पहला वाला है जो B बिंदु पर उसकी वेव्स की गति तेज हो जाएगी और दूसरे साइड वाली जो वेव्स की गति होगी वो कम रह जाएगी, जिससे यह इस दिशा में मुड़ जाती है। तो ये हम आप देख सकते हैं कि ये जो A और O है ये इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और आपका यहाँ से जो O बिंदु से आपका जो किरण भटक रही है या इधर कह रहे हैं कि जो मुड़ रही है इसे हम लोग अपवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ कांच के गुटके से जो बाहर निकल रही है इसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। और यहाँ पर अगर O बिंदु पर मैं अभिलंब डाल दूँ, दोनों जगह पर देख सकते हो कि मैं एक अभिलंब डाल रहा हूँ दोनों जगह पर, कौन सा, O बिंदु पर और B बिंदु पर। तो यहाँ देखेंगे कि जो ऊपर वाला कोण है जो आपतन कोण कहते हैं जिसे हमने अभी भी ड्रॉ किया, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यह आपतन कोण जो होगा
नीचे देख सकते हैं जो नीचे वाला मीडियम है, जो कांच का गुटका है, इसमें जो बनने वाला कोण है इसे हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं और यह कोण आपतन कोण से सदैव बड़ा होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो उस दशा में जो आपतन कोण होगा वह अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की किरण को जो सीधे मार्ग में निकलनी चाहिए वो सीधे नहीं निकल पाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे जो बी वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचा गया है। इस अभिलंब के बीच जो अब देख सकते हैं कि ये सघन मीडियम है और यहाँ से जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से, आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से क्या हो गया है, छोटा हो गया। यानी अपवर्तन कोण जो है वो ज्यादा हो गया और आपतन कोण मतलब कम हो गया। यानी कभी भी कोई प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण सदैव बड़ा होगा। तो हमने इन वीडियोस में बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा हमने? प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। पहली चीज हमने ये सीखा कि अभिलंब की ओर झुक जाएंगी तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कांच का गुटका है ये, और जो दूसरा आपका मीडियम है वो है आपकी वायु है, विरल माध्यम है। तो आपतन कोण यहाँ पर अपवर्तन कोण से क्या है, बड़ा है। तो एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि यदि प्रकाश की किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह किधर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। दूसरी चीज हमने एक चीज सीखी कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। आपने इसके पिछले प्रयोग में भी देखा कि इस दशा में जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, आपतन कोण होगा जो वो अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से दूर की ओर भाग जाती है। तो इसलिए आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। और हमने सीखा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस प्रकार से प्रवेश करती हैं कि दोनों माध्यमों की सीमा पर लंबवत गिरती हैं, ऐसा कह सकते हो, तो अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती। यानी सीधी यदि हम किसी एक माध्यम पर से दूसरे माध्यम पर जो प्रकाश की किरण है उसको सीधे लंबवत अगर डालते हैं तो अपवर्तन की घटना नहीं घटती है। इसका कारण आपने प्रयोग में उदाहरण के साथ समझा कि दोनों तरफ की जो वेव्स होंगी वो सीधे उस सरफेस पर गिरती हैं और दोनों की गति एक साथ धीमी होती है। इसलिए यदि हम किसी सरफेस पर 90 डिग्रीज पर गिराते हैं तो उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता। आपने देखा मैंने इन प्रयोगों के माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हैं यह टेढ़ी हो रही थी, यहाँ पर पत्थर जो इनविजिबल था वो विजिबल होना दिखाई देने लग रहा है। आप इस प्रयोग को भी आसानी से घर पर कर सकते हैं और कर करके अच्छे से सीख भी सकते हैं। ये था हमारा प्रयोग। इस प्रयोग के माध्यम से हम आपको अपवर्तन की घटना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पहला प्रयोग था अपना कि किस तरह से हमें जो दिखाई न देने वाला पत्थर दिखाई देने लगा था। अब अगर आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हो जो कांच का गिलास था, इसमें जो रखा हुआ आपका जो पेंसिल है वो टेढ़ा हो चुका है या एरो उल्टा दिखाई दे रहा था। तो हुआ क्या होगा इन सब के साथ? तो जब यहाँ पर प्रकाश की किरण चली होगी ना तो प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधी मार्ग में, लेकिन वो सीधे मार्ग पर नहीं जा करके वो यहाँ से विचलित हो गई, और जहाँ विचलित हो गई तो वहाँ से हमारे आँख में प्रतिबिंब बनना शुरू हुआ। तो जब हमारी आँख में वहाँ से प्रतिबिंब बनना शुरू होगा तो हमें वो वस्तु इस वजह से टेढ़ी दिखाई देने लगती है और पत्थर वहाँ कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी पेंसिल है वो पेंसिल हमें बेंड हुई दिखाई दे रही है। बेंड, तो बेंड क्यों दिखाई दे रही है आपका? क्योंकि प्रकाश की किरण चली होगी तो उसे सीधे मार्ग में निकलना चाहिए, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई है, इस वजह से हमें ये बेंड दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि आपको अपवर्तन वाली बात समझ में आ गई होगी और आप बिल्कुल अपवर्तन को समझ चुके होंगे। आपने ये शीशे के ग्लास वाला और एरो वाला भी प्रयोग देखा है। इसमें क्या हुआ होगा? इसमें ये भी हुआ होगा कि प्रकाश की किरण जब चली तो वो इस तरह से न चल करके वो ऐसे चली है जिससे कि जो एरो है उस दिशा से नहीं, उसकी उल्टी दिशा से जाती हुई प्रतीत हो रही है।
इसका मतलब हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश की किरण के प्रवर्तन के वजह से बनता है। तो प्रकाश की किरण जहाँ से परावर्तित होगी, जो हमारी आँखों तक आएगी, उसी तरह का हमें नज़ारा दिखेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपवर्तन को खूब अच्छे से समझ लिया है। तो विद्यार्थियों, आज आपने क्या सीखा उसके लिए मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। अपवर्तन क्या है, किरण आरेख की सहायता से समझाना है आपको। एक प्रकाश की किरण पानी से वायु की ओर चलती है, इसका किरण आरेख आपको खींचना है। दैनिक जीवन से संबंधित अपवर्तन के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के गुटके में प्रवेश करती है तो अपवर्तन का मान आपतन कोण की तुलना में बड़ा क्यों होता है। जैसे अपवर्तन कोण का मान जो आपतन कोण की तुलना में बड़ा क्यों होता है, ऐसा हम लोग जानना चाहते हैं। तो आगे कुछ प्रश्न और हम आपके लिए लाए हैं जिसे आपको करने हैं। आप ज़रा ध्यान से इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को करने की कोशिश करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।